प्रधानमंत्री का 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी के बर्लिन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम के आयोजनों के लिए अनुमति लेने संबंधी जारी आदेश के खिलाफ भाजपा 16 मई से प्रदेश भर में करेगी आंदोलन। केंद्र सरकार के दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र निर्माण योजना के तहत राजनांदगांव के ठाकुरटोला गांव में भवन निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। और राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोग उत्साह के साथ कर रहे हैं ईद की तैयारियां। कल मनाया जाएगा त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। बर्लिन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री मोदी एक मनमोहक गीत गाने के लिए एक नवयुवक से मिले और उसकी प्रशंसा की। श्री मोदी ने उनका चित्र बनाने वाली एक बालिका से भी भेंट कर उससे बातचीत की। बाद में एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समुदाय से मिलना बहुत विशेष रहा और देश को अपने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व है। अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्ज छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। द्विवार्षिक विशेष मंत्रणा में दोनों पक्षों के कई मंत्री भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का चांसलर शोल्स के साथ पहला अंतर सरकारी विमर्श होगा। जर्मनी में पिछले दिसंबर में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद दोनों देशों के बीच पहली अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक होने वाली है। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह पहली डेनमार्क यात्रा है और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इन बैठकों में विश्व और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। 4 मई को श्री मोदी दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी अन्य नॉर्डिक नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के बाद श्री मोदी की फ्रांस यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यूरोप यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यह क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी बैठकों के माध्यम से वे यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की शांति और खुशहाली के लिए यूरोपीय साझेदार महत्वपूर्ण साथी हैं। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी कार्यक्रम के आयोजनों के लिए अनुमति लेने संबंधी जारी आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 16 मई से प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। ये जानकारी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं ने राजधानी रायपुर में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने राज्य सरकार के आदेश को दमनकारी बताया। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने आदेश के जरिए राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भूपेश सरकार अपने चुनावी वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही और जनता के आक्रोश को दबाने के लिए धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ में चारों तरफ माहौल बन गया है। वादा खिलाफी में कांग्रेस उतर गई है और लोग रायपुर से लेकर के सारे जिला मुख्यालय में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे हमारे बाकी लोग हो, वो जो कर्मचारी रहे हैं उसको दबाने के लिए एक षड्यंत्र है। राजनीतिक दल
जब उनके वादा खिलाफी को यदि बीच में रखते आवाज उठाते हैं तो उनको दबाने का एक कुचक्र है और ये सर्कुलर उसी के लिए जारी किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं इस काला कानून को वापस लिया जाए। और इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी राजनांदगांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ भाजपा सड़क की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र निर्माण योजना के तहत राजनांदगांव जिले के ठाकुरटोला गांव में भवन निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने इस कार्य का वर्चुअली माध्यम से शिलान्यास किया। वहीं मौके पर आयोजित भूमि पूजन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे और सीआरसी सिकंदराबाद के निदेशक राम कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों द्वारा दिव्यांगजनों को व्हील चेयर और श्रवण यंत्र भी भेंट किए गए। वहीं नेत्र बाधित दिव्यांगजनों को ब्रेल लिपि किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास के नए भवन के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 25 करोड़ की राशि प्रदान की है और ठाकुरटोला में 5 एकड़ भूमि में स्थायी भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन के बन जाने से दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित करने में आसानी होगी। 25 करोड़ के लागत से ये भव्य बिल्डिंग है और ये इसलिए मिला राजनांदगांव में कि राजनांदगांव के लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। वो हमारी संस्थाओं ने लगातार दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए जिस प्रकार काम किया उसका नतीजा है कि माननीय मोदी जी ने इतनी बड़ी राशि दी और वीरेंद्र कुमार जी ने आज इस भवन का लोकार्पण किया भौमिक जी की उपस्थिति में। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जागृत केंद्र होगा जहां विकलांगों की संख्या बढ़ रही है। 1 से 11 मैंने बताया कि 48% ग्रोथ है। उस ग्रोथ में लोग जो पीड़ित हैं उनके लिए ये पूरे छत्तीसगढ़ में आशा और विश्वास का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में सीआरसी सिकंदराबाद के निदेशक राम कुमार ने बताया कि सीआरसी सेंटर में दिव्यांगजनों के लिए चिकित्सा पुनर्वास, भौतिक, व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान की जा रही है और इसके साथ ही श्रवण चिकित्सा और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। 21 डिसेबिलिटीज़ हुए हैं। तो यहाँ पे इस संस्था में क्या है, जैसे पहले हमने बताया हर एक प्रकार का सेवाएं यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा जो है इनको जो है खाली सेवाएं देना, उनका रिहैबिलिटेशन कराना ही एक काम नहीं है। इनको जो है पुनर्वास कराना, जैसे कि अभी दिव्यांग बच्चों को जो है अभी 18 साल के हो जाएंगे, वो लोग जो है उनकी जेनरिक स्किल्स और उनके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। उसके बाद उनको अपने आप एक इंडिपेंडेंट लिविंग, अपने बलबूते पे कैसे ज़िंदगी जीना, उसके लिए उनको स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाएगा। और साथ ही पुनर्वास के लिए उनको लोन्स भी दिलवाएंगे हम यहाँ पे, या उनको जो है शेल्टर्ड जो एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो कहीं भी नौकरियाँ दिलवाने का, ये भी काम दिया जाएगा। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सर्व सुविधा युक्त समेकित केंद्र बन जाने से क्षेत्र के दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी प्रतीक्षा लोगों को लंबे समय से थी। और रमज़ान के पाक महीने के 30 दिन खत्म होने के बाद कल ईद उल फित्र का त्यौहार प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी उत्साह का माहौल है और बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। भिलाई दुर्ग के बाज़ारों में भी मुस्लिम समुदाय के लोग तरह तरह की चीज़ों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इनमें कपड़ों और मिठाइयों के साथ सेवैयां भी शामिल हैं। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 2 सालों के दौरान वे अच्छे से त्यौहार नहीं मना पाए, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य होने की वजह से वे त्यौहार का मजा ले पाएंगे। ईद के दिन बच्चे नया कपड़ा पहनेंगे, मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने दोस्त लोग को बुलाएंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, सेवई खाएंगे, मिठाई खाएंगे, घूमेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग मिलेंगे, गले मिलेंगे एक दूसरे से। अच्छा बनेगा। 2 साल से लॉकडाउन में तो सब बंद था, लेकिन इस साल खुला हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि ईद हम लोग की अच्छी मिलेगी और देश
होंगी और बहुत ही अच्छा ईद मनाया जाएगा इस साल। हर कारोबारियों के लिए भी राहत लेकर आया है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण से व्यवसाय प्रभावित हुआ, लेकिन अब ग्राहकी बढ़ने से कारोबार में तेजी आएगी। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण व्यापार बहुत ही बंद के उस पे था, लेकिन अब जो अभी ईद के समय आ रहे हैं और अभी मार्केट में वो काफ़ी उत्साह है और लोग अब कोरोना से डर के ख़त्म हो गया है डर, और अब धीरे धीरे अपनी सेफ रखते हुए व्यापार भी हो रहा है और लोग मार्केट में आ भी रहे हैं अब। और दुर्ग में ईद उल फित्र की तैयारियों को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी, बताइए, कल जब चांद नहीं दिखा तो ये डिसाइड हुआ कि कल यानी आने वाले कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इस चीज़ को लेके? हाँ, देखिए मनीष जी, ईद 1 तारीख को ईद चांद का इंतजार था लोगों को। अगर 1 तारीख को दिख जाता चांद तो आज ईद मनाई जाती, लेकिन चूंकि चांद नहीं दिखा इसलिए कल ईद मनाई जाएगी। तो आज चूंकि रमजान का आखिरी दिन है और पूरे 30 दिन रोजे रखने के बाद कल ईद मनाई जानी है, इसे लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह का माहौल है और वो इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। बाजारों में जमकर खरीदारी की जा रही है। कपड़े, गहने, मिठाइयों के साथ ही सेवइयों व मेवों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। फारूक जी, रायपुर में भी लगभग यही माहौल है, और दुर्ग में लोगों ने किस तरीके से तैयारियां की हैं? लगता है फारूक जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फारूक जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि रायपुर में भी ऐसा ही माहौल है और दुर्ग में किस तरीके से लोगों ने तैयारियां की हैं? देखिए, दुर्ग में के बाजारों में, दुर्ग और भिलाई के बाजारों में हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ लोग कपड़ों के साथ साथ मिठाइयों, गहनों और साथ ही जो ईद की जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज होती है वो सेवई। बिल्कुल, ताकि ईद की मिठास सेवइयों से ही है। और इसके अलावा मेवों की भी जमकर खरीदारी करते हुए समाज के लोग दिख रहे थे। और निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि ईद की जो मिठास है वो सेवइयों से है, लेकिन 2 साल जो पिछले 2 साल बीते हैं वो बहुत ही कष्टप्रद बीते हैं। त्यौहार की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग सभी त्योहारों पर इसकी गाज गिरी है। तो अब 2 साल बाद जब समय अच्छा आया है तो मुस्लिम समुदाय में किस तरीके का उत्साह है लोगों में? जी हाँ, इसे लेकर के भी हमने लोगों से बात की तो लोगों का भी यही कहना था कि पिछले 2 सालों से ना तो वो नए कपड़े खरीद पाए थे, ना त्योहार अच्छे से मना पाए थे, ना ही ईदगाहों और मस्जिदों में भी सामूहिक रूप से नमाज की इजाजत नहीं थी। अच्छा, ये जो अभी कल ईद में किस तरीके की नमाज मस्जिद जाएगी, क्या टाइम टेबल रहा, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप हमको? जी हाँ, बिल्कुल। अगर भिलाई की बात करें, भिलाई ईदगाह में कल 8:30 बजे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, जहां बड़ी संख्या में नमाजी आते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं। और 8:30 बजे नमाज अदा करने के बाद जो भिलाई की जामा मस्जिद है वहां पे 9 बजे का टाइम तय किया गया है। इसी के साथ दुर्ग की यदि हम बात करें तो दुर्ग ईदगाह में 9 बजे नमाज अदा की जाएगी और वहां की जो जामा मस्जिद है दुर्ग की, वहां पे है 9:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है। और इस तरह से जो अलग अलग मस्जिदें हैं भिलाई और दुर्ग की, तो कहीं 8:30 बजे का टाइम है और कहीं 9 बजे का। धन्यवाद फारूक जी, और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तो कुछ खबरें अब जिलों से। जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भिलाई जोहार मार्ट खोला गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस मार्ट का शुभारंभ किया। मार्ट में जैविक उत्पादों के अलावा मशरूम से निर्मित प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ भी बिक्री के लिए रखे गए हैं। मार्ट में जैविक विधि से उगाए जाने वाले चावल दाल के अलावा अनेक प्रकार के फलों को भी बिक्री के लिए रखा गया है। ये मार्ट दुर्ग जिले के युवा व्यवसायी कुणाल साहू द्वारा स्टार्टअप इंडिया के तहत खोला गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा विगत कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती और उसके पदों पर एग्री रफ्तार योजना के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को व्यवसाय करने में स्टार्टअप मिल सके।
बेमेतरा नगर पालिका द्वारा भवन अनुज्ञा पत्र और ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भवन अनुज्ञा पत्र वितरण योजना के तहत नगर के 350 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भवन अनुज्ञा पत्र दिया गया। साथ ही बेमेतरा नगर पालिका के 21 वार्डों के लिए राज्य सरकार की ओर से आवंटित राशि से 21 ई रिक्शा वितरित किए गए। इसकी मदद से स्वच्छता कर्मी डोर टू डोर गीला और सूखा कचरा आसानी से एकत्र कर सकेंगे। कार्यक्रम में बेमेतरा नगर पालिका निगम के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जांजगीर नैला नगर पालिका क्षेत्र में आज से 10 मई तक शहरी जन समस्या निवारण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के पहले दिन आज वार्ड क्रमांक 1 और 2 के रहवासियों की समस्याएं सुनी गई। शिविर में नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। श्री गढ़ेवाल ने कहा कि शिविर में लोगों से आवेदन लेकर उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। 9 दिवसीय शिविर कार्यक्रम के तहत अलग अलग तिथियों में अलग अलग वार्डों में लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।